हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लास। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो 2020 से लेके 2023 तक के ही, यानी सारे लेटेस्ट पीवाईक्यूज इस सीरीज में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड इस सीरीज को पूरा देखिएगा, हर एक लेक्चर इस सीरीज का इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्यों? कि हर एक लेक्चर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन डिस्कस होते हैं, प्रैक्टिकल भी, थियरी भी, उनका एक्सप्लेनेशन सब कुछ मैं डिटेल में कवर करती हूँ। तो जरूर से इस सीरीज को रिलीजियसली फॉलो कीजिए, ठीक है। एंड ये इसका पार्ट नंबर 33। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और एक्चुअल में हमारा 161 क्वेश्चन, ठीक है। 1 to 160 क्वेश्चन कहाँ पे गए? तो वो आपके पार्ट नंबर 1 to 32 में है, ठीक है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक 1000 पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने इनको मिस किया है 160 क्वेश्चंस को, तो जाइए प्लेलिस्ट से जाके उनको अच्छे से कवर कीजिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट। एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट इनवेरिएबली इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन अ बिजनेस एंटरप्राइज। बोलता है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का जो एनर्जी मैनेजमेंट का और एनर्जी ऑडिट का जो ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या रहता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपना एनर्जी ऑडिट कराती है, एनर्जी मैनेजमेंट करती है, तो वो क्या क्या चीजों को ध्यान में रख के करती है। देखते हैं ऑप्शंस को। मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन, ये तो होना ही चाहिए, सीधी बात है। जो एनर्जी एक ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूम करती है, मे बी वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है, कोई और एनर्जी यूज करती है, जो भी टाइप की एनर्जी हर एक ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, वो क्या करेंगी, तो चाहेंगे कि वो एनर्जी के कंजम्पशन का जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, वो क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। तो यानी 1 तो आएगा ही आएगा, 1 आएगा ही आएगा, यानी बी को आप कट कर सकते हैं यहाँ से, है ना। अब देखते हैं बाकी तीनों को। अगर हम देखें तो दोनों में, तीनों में 2 तो है ही है, मतलब ये भी आंसर में आएगा ही आएगा। मिनिमाइजिंग वेस्ट इन एनर्जी कंजम्पशन, आपका जो एनर्जी कंजम्पशन में वेस्टेज होता है उसको कम से कम करना है, तो ये भी बात राइट है, यानी सेकेंड भी आएगा ही आएगा। थर्ड देखते हैं, स्केलिंग हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन हेल्थ ऑफ द नेटिव्स। ऐसे कोई तो बात ही नहीं है। हार्मफुल इम्पैक्ट्स जो पोल्यूशन के होते हैं उसको स्केल करना, उसको स्केल क्यों करना है भाई, उसको मेजर क्यों करना है बैठ के, उसको नेटिव्स के ऊपर कितना हो रहा है, इसके ऊपर कितना हो रहा है, ये सब क्यों करना है। यानी थर्ड तो कहीं से भी नहीं हो सकता, थर्ड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे भी थर्ड है, यहाँ पे भी थर्ड है, तो कट हो गया। यानी ऑटोमेटिकली राइट आंसर क्या बच गया, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 1, 2 एंड 4 आएगा। फोर्थ भी एक बार चेक कर लेते हैं। मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट की डिग्रेडेशन कम करना, एटलीस्ट जितना हो सके खुद के इंडिविजुअल तौर पे, इंडिविजुअल कंपनी के तौर पे हमें क्या ट्राई करना चाहिए कि हम कम से कम एनवायरमेंट को डिग्रेड करें, है ना। सो ये भी राइट है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 4, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ना आप अपनी बेसिक सेंस यूज करते थे ना, उससे बन जाता था। आपका बेसिक लॉजिक यूज करते थे ना, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके बन जाते थे। एंड ट्रस्ट मी, आपको पेपर में ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन पक्का दिखेंगे, या इवन कई बार 10 क्वेश्चन भी दिख जाए, जो आप अपना बेसिक लॉजिक अगर यूज करेंगे ना, तो वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 162 क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस। अब इनको ना करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, आपका इनकम टैक्स की जो आपकी यूनिट है, यूनिट नंबर 10, वहां से। मोस्टली आप सब स्टूडेंट्स को ये फियर सा है कि इनकम टैक्स हार्ड है, बट ट्रस्ट मी, अगर आप ये 1000 पीवाईक्यू सीरीज का हर एक लेक्चर कवर कर लेते हैं ना, तो आप समझ लीजिए आपका इनकम टैक्स पूरा का पूरा इसी में कवर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स से रिलेटेड जितना कुछ पूछा जाता है वो इस सीरीज में पूरा मैं डिटेल में कवर करा रही हूँ। तो अगर इस सीरीज को भी देख लिया आपने, तो आपका इनकम टैक्स और बाकी यूनिट्स भी जो बेसिक पूछी जाती है, वो तो इस सीरीज से डेफिनेटली कवर हो जाएगी, ठीक है। इनकम अंडर द डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस ऑफ द करंट एंड द अर्लियर ईयर्स, राउंडिंग ऑफ। अब सीधी बात है, हमें इसको क्या करना है, सीक्वेंस में अरेंज करना है। सीक्वेंस के लिए मैंने टिप क्या दिया था, स्टार्टिंग से मैं सीरीज में मैं आपको ये टिप दे रही हूँ। टिप क्या है, फर्स्ट और लास्ट को सेट कर लो। किसको सेट कर लो, फर्स्ट और लास्ट को। सबसे पहली चीज क्या होगी, इनकम अंडर द डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम, राइट। सब में तो वैसे भी 1 ही है। और सबसे लास्ट क्या होगा, सबसे लास्ट इन दोनों में से ही कुछ होगा, 3 या 4 में से, क्योंकि इसमें दोनों में 4 है, इसमें दोनों में 3 है ना।
तो राउंडिंग ऑफ लास्ट में होता है कि एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस लास्ट में होता है, सीधी बात है, हम लास्ट में राउंड ऑफ करते हैं चीजों को इनकम टैक्स में, है ना। तो ये सी और डी तो ऑप्शन कट गया। अब मेरे को सिर्फ क्या चेक करना है, सेकेंड और थर्ड कौन सा होगा, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम की एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस ऑफ द करंट एंड द अर्लियर ईयर्स। पहले आप क्या करोगे, लॉसेस को एडजस्ट करोगे और बाद में डिडक्शन जो भी है आप ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्ट करोगे, राइट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आप क्या करते हो, अपनी इनकम को अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई कर देते हो, फिर आप उनको क्या करते हो, सेकेंड स्टेप पे आके आप लॉसेस को एडजस्ट करते हो, थर्ड स्टेप पे आप क्या करते हो, अपनी टोटल इनकम में से डिडक्शंस क्लेम करते हो, एंड फोर्थ एंड लास्ट स्टेप होता है कि आप अपनी इनकम टैक्स को या इनकम को राउंड ऑफ कर देते हो। जैसे सपोज मेरी इनकम टैक्स आई से फॉर एग्जांपल 419, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके क्या करूंगी 420, ऐसे समझो, तो ऐसे करते हो, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, एंड ट्रस्ट मी आप लोगों को इनकम टैक्स हार्ड लगता है, बट मेरे हिसाब से अगर पीवाईक्यूज कर लो ना तो ये इजीएस्ट यूनिट है वन ऑफ द, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 163rd क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो इनमें से क्या चीज सबसे पहले होनी चाहिए, टीआर माइनस टीसी। टीआर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू, टीसी क्या होता है, टोटल कॉस्ट। ऐसा कुछ नहीं है, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है ना। एमआर इज इक्वल्स टू एमसी, एमआर यानी मार्जिनल रेवेन्यू, एमसी यानी मार्जिनल कॉस्ट, ये होना चाहिए। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब कैसे, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको डिटेल में समझे, है ना। बहुत जरूरी है आप लोगों को समझना कि एमआर और एमसी इक्वल होने की वजह से आपका प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होता है ना। जब तक आपको ये चीज नहीं समझेगी तो आपको ओवरऑल टॉपिक में नहीं समझेगी, ठीक है। एमआर क्या होता है पहले वो समझते हैं, एमसी क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। एमआर क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम एडिशनल यूनिट। एमआर क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम एडिशनल यूनिट या एक्स्ट्रा यूनिट सोल्ड, ठीक है। और एमसी क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, सोच के देखिए आपकी सपोज एक फैक्ट्री है जिसमें हम नॉर्मली 500 शर्ट्स मैन्युफैक्चर करते थे, कितनी 500, ठीक है। अब इस बार दिवाली आने वाली, इससे आपने 500 की जगह पे क्या कर दिया 600 शर्ट्स मैन्युफैक्चर किया, कितना 600। तो एडिशनल कितनी हुई, एक्स्ट्रा कितनी हुई 100 शर्ट्स, है ना। तो ये 100 शर्ट्स क्या है आपका एमसी हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया। अब इस 100 शर्ट्स के ऊपर कितना खर्चा आता है, वो खर्चा अगर आपका एमआर से इक्वल है, यानी सपोज इन शर्ट्स को बनाने का खर्चा है, सपोज से फॉर एग्जांपल 100 शर्ट्स को जो बनाने का खर्चा है वो है सपोज 500 रुपीज, कितना है 500 रुपीज, ठीक है। और उतना ही आपका रेवेन्यू भी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि अगर एक मार्केट कैसा है, अगर कोई मार्केट कैसा है, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, कैसा है, परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट है। कौन सा मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन वाला मार्केट है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको आपका एमआर और एमसी इक्वल होना चाहिए। ये बेसिक कंडीशन है, ये बेसिक रूल है किसका, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का, ठीक है। अब परफेक्ट कंपटीशन क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, मैंने ना इसी सीरीज के पार्ट नंबर 15 में 4 मार्केट्स, चारों के चारों मार्केट्स डिटेल में समझाए हैं, ठीक है। तो आप पार्ट नंबर 15 देख लीजिएगा, मैंने अच्छे से वहां पर पूरा परफेक्ट कंपटीशन क्या है और बाकी मार्केट में क्या है डिटेल में कराया है, ठीक है। इसलिए मैं वो यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मोटा मोटी आप बात समझ सकते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो और आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो आपका एमआर एमसी से हमेशा कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन आप याद रख लेना, बस बात खत्म।
टॉपिक तो आपको बता ही दिया, एमआर क्या है, एमसी क्या है, क्यों ऐसा होना चाहिए, वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 164th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ द जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द रिसेंट टाइम्स। अभी जीएसटी के बारे में इन सबसे कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, देखते हैं। इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, हाँ ये तो राइट है, डेस्टिनेशन के हिसाब से जीएसटी चार्ज होता है, यानी ए ऑप्शन को कट जाएगा, है ना। फिर देखते हैं, इट बेनिफिट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स मोर, बोलता है जीएसटी किसको फायदा देता है, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को। नहीं भाई, जीएसटी जब लगता है डेस्टिनेशन पे है, जहां पे वो चीज जाएगी, जहां पे वो चीज बिकेगी, वहां पे वो लगता है, तो प्रोड्यूसिंग स्टेट्स को उससे क्या फायदा, है ना। तो यानी सेकेंड ऑप्शन तो नहीं हो सकता, सेकेंड नहीं हो सकता, तो जहां जहां पे सेकेंड है उसको कट कर दो, सेकेंड तो देखो इनमें कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, इट बेनिफिट्स कंज्यूमिंग स्टेट्स मोर, हाँ ये है, क्यों, क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो जहां पे जो चीज बिकेगी, जहां पे जो चीज ज्यादा कंज्यूम होगी, वहां पे उनको फायदा मिलेगा, है ना। तो थर्ड स्टेटमेंट भी राइट है, थर्ड स्टेटमेंट राइट है, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो सी वाला ऑप्शन भी कट गया, है ना। इट इज अ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ये तो गलत है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब ही क्या होता है कि जो अमीर है, जो रिच है, उनसे ज्यादा टैक्स लो, और जो गरीब है, ठीक है, जो पुअर है, उनसे कम टैक्स लो। ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जीएसटी के केस में ऐसा है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि आप सोच के देखो, एक बिस्किट का पैकेट कोई अमीर खरीदे या कोई गरीब खरीदे, उसपे जो जीएसटी है वो वैसा ही रहेगा, है ना। अगर 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट मिलता है, तो कोई अमीर खरीदे कोई गरीब खरीदे, वो टैक्स इंक्लूडेड होता है ऑलरेडी। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, यानी फोर्थ स्टेटमेंट भी रॉन्ग है ना। तो बी वाला ऑप्शन भी कट गया। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 एंड 5। फिफ्थ स्टेटमेंट भी एक बार चेक कर लेते हैं। इट इज एन अम्ब्रेला टैक्स टू इम्प्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ऑब्वियसली जीएसटी को इंट्रोड्यूस किस लिए किया था, कि हम बिजनेस का आसान कर सके। क्यों, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, जीएसटी से पहले बहुत सारी टैक्सेस होती थी, वैट हो गया, फिर आपका सर्विस टैक्स हो गया, ये टैक्स हो गया, वो टैक्स हो गया, दुनिया भर की टैक्सेस थी। तो वो दुनिया भर की टैक्सेस हटा के एक अम्ब्रेला टैक्स बना दी, एक ही यूनिफॉर्म टैक्स बना दी, जो सब पे लागू होगी, सारे टाइप के गुड्स सर्विसेज पे लागू होती है। ठीक है, सो इंस्टीड ऑफ हर एक गुड्स के लिए अलग अलग टैक्स करने से अच्छा है एक ही टैक्स बना दो और उसके रूल्स बना दो सबको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ये कंज्यूमिंग स्टेट्स को ज्यादा बेनिफिट करती है, और ये अम्ब्रेला टैक्स है, इसके अंदर सारी टैक्सेस आ जाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 165th क्वेश्चन, अ मल्टीनेशनल फर्म इज द वन विच, मल्टीनेशनल यानी एक ऐसी फर्म, एक ऐसी कंपनी जो मल्टी कंट्रीज में, यानी मेनी कंट्रीज में जो एक ही टाइम पे ऑपरेट करती है, एक ही टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज में जो फर्म्स ऑपरेट करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टीनेशनल फर्म्स। ठीक है, जिसको आप एमएनसीज भी बोलते हैं, है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज, है ना। तो ये कैसी रहती है, ये ऐसी कंपनीज रहती हैं जिसमें आप क्या करते हो, एक ही टाइम पे बहुत सारे जगहों पे कंट्रीज में काम करते हो। ठीक है, तो अब इनमें से वो कौन सी है, देखते हैं। सोर्स सप्लाईज फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज, नहीं भाई ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मल्टीपल कंट्रीज से ही सप्लाई होगा, एक ही कंट्रीज हो सकते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में जाता हूँ, या कुछ लिमिटेड कंट्रीज से बहुत सारी कंट्रीज में जाता हूँ। जैसे से फॉर एग्जाम्पल मल्टीनेशनल कंपनी का एग्जांपल दे देती हूँ मैं, जैसे एप्पल एक टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज में प्रेजेंट है कंपनी, है ना। तो वॉशिंगटन में भी है, अमेरिका में भी है, फिर चाइना में भी है, इंडिया में भी है, और भी बहुत सारी कंट्रीज में अवेलेबल है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो सप्लाई मल्टीपल कंट्री से करती है, एक या दो कंट्री से भी कर सकती है, कुछ लिमिटेड कंट्री से भी कर सकती है, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। एक्सपोर्ट्स प्रोडक्शन टू मल्टीपल कंट्रीज, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है वो उसी कंट्री में बना के एक आधी कंट्री में बेचती हो, बहुत सारी कंट्रीज में नहीं बेचती हो वो चीजें, तो ऐसा भी पॉसिबल है। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया। थर्ड वाला चेक करते हैं, कंट्रोल एंड ऑपरेट्स प्रोडक्शन फैसिलिटीज इन मल्टीपल कंट्रीज, ये स्टेटमेंट राइट है। क्यों, मल्टीनेशनल कंपनीज क्या करती है, कंट्रोल करती है अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को, उनको खुद ही ऑपरेट करती है अलग अलग कंट्रीज में। जैसे एप्पल है, आपको पता होगा एप्पल ने रिसेंटली इंडिया में अपनी फैक्ट्री बनाई है ना। तो इंडिया में फैक्ट्री बनाकर खुद से एप्पल यहाँ पे इंडिया में बैठ के अपने आईफोन मैन्युफैक्चर कर रहे, राइट। तो लैपटॉप्स भी मैन्युफैक्चर करना है,
उनको अभी यहाँ पे इंडिया में। तो इससे क्या है, वो लोग अलग अलग कंट्रीज में जाके, एमएनसीज वो कंपनीज होती हैं जो अलग अलग कंट्रीज में जाके खुद से वहां पे प्रोडक्शन करती हैं और खुद से उनको ऑपरेशंस का भी काम खुद ही देखती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है, मल्टीनेशनल फर्म क्या होती है। ठीक है, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है ताकि आपको इजिली याद हो। ठीक है, सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।